आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके चैनल द रीडर्स डायरी में। यहाँ आपको दुनिया की मोस्ट सेलिंग किताबों का ऑडियो बुक मिलेगा, जिसे आप कहीं भी कभी भी बिना कोई पैसे खर्च किए आराम से सुन सकते हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की जो किताब है जिसका समरी मैं आपको सुनाना वाला हूँ, उसका नाम है शू डॉग, जिसके ऑथर हैं फिल नाइट, जो कि नाइकी के को फाउंडर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं, लेकिन सही गाइडेंस नहीं मिल पाने के कारण वे समझ नहीं पाते हैं कब, कैसे और क्या करें कि कार्य या बिजनेस में सफलता प्राप्त की जा सके। अगर आप भी सफलता की इस यात्रा को जानना चाहते हैं, कैसे अपने बिजनेस को कामयाब करें, ये जानना चाहते हैं, कामयाब बिजनेसमैन की सफलता और संघर्ष के आत्मकथा महत्वपूर्ण बातों से प्रेरणा लेकर अपने कार्य में सफलता पाना चाहते हैं, तो आपको ये बुक समरी ज़रूर सुननी चाहिए। लेखक फिल नाइट, जो नाइकी के को फाउंडर रह चुके हैं, ने अपनी बुक शू डॉग में अपनी आत्मकथा लिखी है। उससे जुड़े कई इंपॉर्टेंट संदर्भ को बताया है। अपने संघर्ष के दौर से गुजरे कर किस प्रकार सफलता हासिल की, उसके विभिन्न कॉन्सेप्ट्स को समझाया है। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की ज़िंदगी में कितने उतार चढ़ाव आते हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कितने संघर्षों के बाद सफलता तक पहुंचते हैं, आदि आदि बातों को बताया है। इस बुक समरी में बुक को सभी महत्वपूर्ण संदर्भों को समराइज करके प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, जिससे बिजनेस की सफलता में, कार्य की कामयाबी में, एक सक्सेसफुल करियर को पाने में इम्पॉर्टेंट और सही गाइडेंस मिल सके। लेखक ने किताब की शुरुआत अपने ज़िंदगी के शुरुआत दिनों से की है कि कैसे उनके दिन ऑरेगन में बीते, जब उन्हें इतना तो पता था कि वो सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो श्योर नहीं थे कि आखिर वो करना क्या चाहते हैं। वो सफल एथलीट बनना चाहते थे, जिसके लिए वो काफ़ी उत्सुक भी रहते हैं, लेकिन वो एथलीट बनने के अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाए। तो उन्होंने सोचना शुरू किया कि किस तरह वो एथलीट को अपने कार्य से जोड़ पाएँ, और ख़ुद को कन्विंस किया कि वो ऐसा हो सकता है कि अपने इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने काम के प्रति समर्पित हो जाएं। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें एक क्रेजी आइडिया आया, जिसका जिक्र उन्होंने अपने पिताजी से किया कि वह जापान से शूज़ खरीद कर अमेरिका में एक्सपोर्ट करेंगे, और हो सके तो इसके लिए वो दोस्तों, परिवारों के सदस्यों को बोलेंगे और यात्रा भी करेंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद जापान जाकर अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि वहाँ उसका आइडिया कितना इम्प्लीमेंट हो सकता है, जिसके लिए वो सबसे राय लेंगे। इस आइडिया को सुनकर उसके पिताजी ने फाइनेंशियली हेल्प और आइडिया को सहमति दे दी, लेकिन परिवार के अन्य सदस्य इस आइडिया के लिए सहमत नहीं थे। उन्हें लगता था कि इसमें काफ़ी रिस्क है। फिर भी फील्ड यात्रा की तैयारी और जापान के बारे में जानकारी जुटाने में लग गए। जब वो पढ़ते नहीं थे, तब उस वक्त वो दौड़ा करते थे। इसमें उनकी रुचि भी थी। उन्होंने निर्णय लिया कि वो अपने क्लासमेट्स को अपने बिजनेस पार्टनर बनाने की अपॉर्चुनिटी देंगे। वर्ष 1962 में वो अपने ड्राइवर के साथ सैन फ्रांसिस्को गए और वहाँ कई दिनों तक अपने दोस्तों के घर रुके और अपनी पहली यात्रा हवाई के लिए की, जहाँ उन्हें अच्छा लगा तो उन्होंने वहाँ और अधिक दिन रहने का फैसला लिया, जिसके लिए $100 के कंपार्टमेंट किराए पर लेने की सोची और जॉब की, जहाँ उन्हें इंसाइक्लोपीडिया बेचने का काम करना था। लेकिन फिल नाइट अपने शर्मीले स्वभाव के कारण इंसाइक्लोपीडिया बेचने में मुश्किल महसूस करते थे, तो उन्होंने जापान जाने का निश्चय लिया। जापान और बिजनेस। फिल अपने ड्राइवर को हवाई में ही छोड़कर जापान के लिए अकेले ही निकल पड़े। वहाँ वो एक होटल में रुके, जहाँ कुछ लोग उनके पिताजी को जान पहचान वाले थे। उन्होंने उनके लिए होटल में अच्छी जगह का इंतज़ाम करवा दिया। होटल में ही फील को उनके आइडिया के लिए कुछ नए लोग मिले, जिन्होंने फील को जापान में बिजनेस कैसे करें ये बताया। फील ने टोक्यो कंपनी के ऑनर से बात की, जिन्होंने अपने इंटरनेशनल बिजनेस का अनुभव फील से शेयर किया। फील ने अपने आइडिया के बारे में जापानी कंपनी को बताया, जिसे सुनकर कंपनी को आइडिया पसंद किया और फील एक टेनिस शूज़ कंपनी से भी मिले। शूज़ बेचने की शुरुआत। फिल ने अपने बिजनेस आइडिया को आगे बढ़ाने के ओनित्सुका में ऑफिस गए, जहां कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग के दौरान अपने आइडिया की बात की कि कैसे वो अपने ब्लू रिबन स्पॉट्स को स्टार्ट करना चाहते हैं।
फील ने एडिडास के मुकाबले अपने ब्रांड को लोवेस्ट प्राइस की बात की और एथलीट की यूज़ की भी रिक्वायरमेंट बताई, जिसे एग्जीक्यूटिव सुनकर इम्प्रेस हुए। फील ने यह भी बताया कि क्यों उसकी कंपनी ओनित्सुका शूज़ यूएस में बेचना चाहती है, जिसे अपने लिए एग्जीक्यूटिव्स ने उन्हें उनकी कंपनी ब्लू रिबन का ओनित्सुका टाइगर शूज़ को यूएस में बेचने के लिए सहमत हो गए। फील कुछ समय और ट्रैवल करना चाहते थे और वो अपने जन्मदिन पर अपने घर वापस चले गए। क्रिसमस के दिन के आसपास कुछ शूज़ सैंपल जापान पहुंच गए। फील ने अपनी कंपनी के शूज़ यूनिवर्सिटी के कोच मिस्टर बावरमैन को दिखाए, जिन्होंने फील की कंपनी में बिजनेस पार्टनर बनने में दिलचस्पी दिखाई। मिस्टर बावरमैन कोच कंपनी में ज़्यादा हिस्सा नहीं चाहते थे और न ही हेड बनना चाहते थे, तो फील ने उनके साथ 50% और 49 की पार्टनरशिप रखी। कोच को 49% के कंपनी पार्टनर बनाया। इसके बाद फील ने ओनित्सुका के लिए 300 पेयर शूज़ मांगे। वेस्ट में डिस्ट्रीब्यूटर की बात की। शूज़ जल्दी पहुंच गए तो फील ने जॉब छोड़ी और शूज़ बेचना शुरू कर दिया। वर्ष 1964 में फील ने और 900 शूज़ पेयर मंगवाए, जिसके लिए उन्होंने लोन लिया। उन्होंने अपना बिजनेस सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस तक फैलाया, जिससे बिजनेस अच्छा चलने लग गया। डिस्ट्रीब्यूटर की ओर से परमिशन लेकर फील ने और अधिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। लगभग $70 के ऑर्डर अप्रूव किए। बिजनेस और सफलता के स्वरूप फील ने एक दिन एक खत मिला, जिसमें टेनिस के लिए इंटरेस्ट के चलते सेम पेयर शूज़ की रिक्वायरमेंट की गई थी, जो कई लोगों को चाहिए थे। वे खत जेफ जॉनसन ने फील को भेजा था। इस खत को पढ़कर फील ने जेफ को फुल टाइम जॉब ऑफर की, जिसका जेफ ने एक्सेप्ट कर लिया और फुल टाइम एक सेल्समैन के रूप में ब्लू रिबन से जुड़ गए। उस समय स्पोर्ट्स में रनिंग बहुत फेमस नहीं था, जूते बेचना आसान नहीं था, जिस वजह से जेफ को लगा कि वो कर पाएंगे या नहीं। उसी समय फील के बैंक में ब्लू रिबन के ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई। इस वजह से बैंक और फील के बीच आर्गुमेंट हुए, तो फील ने ओनित्सुका को यह एश्योर कराया कि वो वेस्ट में बेस्ट टेनिस डिस्ट्रीब्यूटर साबित होगा। फील बैंक पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। ओनित्सुका के ऑर्डर भी डीले हो रहे थे, उनके पास टाइम भी कम था और लोन भी चुकाने थे, तो फील ने ब्लू रिबन की असफलता के बारे में सोचकर कोई दूसरी जॉब के बारे में सोचना शुरू किया। फील को प्राइस वाटर हाउस में जॉब मिल गई, जिसका इनकम का अधिक भाग उन्होंने ब्लू रिबन में लगा दिया, जिसकी वजह से कंपनी ग्रो करने लगी। एक अकाउंटेंट होने की वजह से फील ने कंपनी के सक्सेस और फेलियर के कारण को स्टडी किया और जानकारी प्राप्त की। फील ब्लू रिबन को स्पोर्ट्स की एक अच्छी कंपनी बनाना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने जॉनसन को 3250 शूज़ बेचने का टारगेट दिया, जिसे जॉनसन ने पूरा किया और फील ने सेंटा मोनिका में अपना नया स्टोर खोल दिया। फील जापान गए और जापानीज़ के साथ 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया। उन्होंने $20,000 के 5000 शूज़ पेयर ऑर्डर किए। जैसे जैसे समय गुजरा, कंपनी का ग्रोथ होने पर फील ने पुनः 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में फोकस किया, जिसके लिए फील ने $1.2 मिलियन बैंक से लोन लेना चाहा, लेकिन वो मंजूर नहीं हुआ। तो फील ने अपने दोस्तों से $80,000 लेने की सोची। जापानी कंपनी फील के अपनी ग्रोथ से ज़्यादा खुश नहीं थी। फील भी अपने सप्लायर से ज़्यादा खुश नहीं थे। वे कई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, तो वे ओनित्सुका की जगह मैक्सिकन फैक्ट्री कनाडा से जुड़ गए और नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। पहले ऑर्डर के रूप में उन्होंने 300 शूज़ पेयर का ऑर्डर दिया और नई टेनिस कंपनी ने नए डिज़ाइन, नए नाम के साथ जूता डेवलप किया, जिसका नाम नाइकी रखा गया। अब ब्लू रिबन्स को अधिक कैपिटल की ज़रूरत थी और लोन की भी। फील को कनाडा शूज़ अच्छे नहीं लग रहे थे, जिसकी वजह से फील नए सप्लायर्स को ढूंढने लगे, तो उनकी मुलाकात निप्पन रबर से हुई, जिनके सैंपल्स फील को पसंद आए। उन्होंने 1000 शूज़ पेयर का ऑर्डर दे दिया। वर्ष 1972 में फील को नए टेनिस शूज़ डिस्कवर हुए। उसी समय शिकागो में नेशनल एसोसिएशन स्पोर्ट्स गुड्स एग्जीबिशन की शुरुआत हुई थी। उसी समय नए शूज़ नाइकी निप्पन रबर द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए थे, जहां फील ने नाइकी जर्सीज और शूज़ एथलीट्स को न्यू ब्रांड को इंट्रोड्यूस करने के लिए डोनेट किए और ये आशा रखी कि एथलीट इन शूज़ को पसंद करें।
जब नाइकी शूज़ को फेमस अमेरिकन टीम के एथलीट्स ने पहना तो उस समय एथलीट्स को इंसेंटिव्स नहीं मिलते थे, तो फील ने उन्हें ब्लू रिबन स्पॉन्सर करने पर जॉब घर ऑफर किया। फील और ओनित्सुका के बीच प्रॉब्लम्स हुई और फील नए कॉस्ट लगभग $2.5 लाख नए स्पॉन्सर्स, नए एथलीट्स के साथ अपनी कंपनी ग्रोथ में ले गए। फील को और अधिक कैपिटल की ज़रूरत हुई जो बैंकों के द्वारा ही पूरी हो सकती थी, लेकिन बैंक द्वारा फील को अकाउंट चेक करने पर उन्होंने पाया कि फील का अकाउंट रिस्क में है और अगर जल्दी सॉल्व नहीं किया गया तो जेल भी हो सकती है। दूसरी ओर नाइकी के शूज़ की डिमांड बढ़ने लगी। नाइक शूज़ पहनकर एथलीट्स ने गोल्ड मेडल भी जीते, फिर भी कंपनी लॉस में गुजर रही थी। शूज़ न्यू नेम, नई शुरुआत। वर्ष 1976 में फील ने नए डिजाइन के शूज़ नाइकी के रूप में उपलब्ध कराए, 2 नए इन्वेस्टर्स रखे, एम्प्लॉयर्स को कॉलेज बास्केटबॉल और फुटबॉल टीम में डील स्पॉन्सर करने के लिए भेजा। नाइकी के नए कॉन्ट्रैक्ट हायर किए गए। सरकार से कनेक्शन के कारण नाइकी के लगभग 70% मिलियन डॉलर सेल्स हुए। फिर फील की मुलाकात चैंग से हुई ताकि चाइनीज़ मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें, जिसके लिए सरकार की अनुमति की ज़रूरत थी। नाइकी के साथ 2 एग्रीमेंट साइन किए गए ताकि 25 साल वो ये बिजनेस कर सकें। नाइकी 1980 में पब्लिकली इंट्रोड्यूस किया, जिसके पहले दिन की स्टॉक्स प्राइस $22 मिलियन थी। फिर 40 साल पहले यूज़ में लार्जेस्ट बिलियनर साबित हुए। नाइकी की खरीद आज लगभग 10 बिलियन से अधिक हो चुकी है। नाइकी के कपड़े और जूते पूरी दुनिया में फेमस हैं, जिसके हज़ारों एथलीट स्पॉन्सर हैं। अपने बिजनेस जर्नी में नाइकी को अपने बिजनेस के लिए नेगेटिव व्यूज़ भी मिले, लेकिन फिर भी नाइकी का नाम अच्छा रहा। नाइकी की फैक्ट्री साइगन वियतनाम में खुली। फील ने अपने पूरे बिजनेस सफ़र में यही सीखा कि लक का भी सक्सेस में रोल होता है, लेकिन कड़ी मेहनत, अच्छी वर्क टीम, कार्य के प्रति डिटर्मिनेशन की कोई तुलना नहीं होती। फील की सक्सेस जर्नी सिखाती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वर्क के प्रति फोकस, पूरी तरह संपन्न दृढ़ता की ज़रूरत होती है। फील सिर्फ सक्सेस चाहते थे। जब तक उन्होंने सक्सेस प्राप्त नहीं कर ली, जिसके लिए वह अनेक कठिनाइयों से गुजरें, ये बुक उनके लिए है, एक अच्छी गाइडेंस है जो कुछ बड़ा करने के सपना देखते हैं, उन्हें पूरा करना चाहते हैं। सफलता में लक्ष्य सहायता करता है, लेकिन अपने कार्य के प्रति समर्पण बहुत ज़रूरी है। तो इस किताब से हमें ये सीखने मिलता है, जीवन यात्रा में सक्सेस की शुरुआत से सक्सेस की ग्रैंड एक्सपेंडेशन तक का सफ़र, संघर्ष और सफलता की कहानी, सफलता के रूप में सही गाइडेंस का वास्तविक रूप के जीवन से सीखने को मिलता है, आदि बातों का दर्शाया गया, जिसे इस बुक में समरी के जरिए अच्छे से जाना जा सकता है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि इस पूरे सुनकर आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उनको जिनकी इनको सख्त ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।